देश में अब राजद्रोह कानून पर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजद्रोह कानून पर स्टे लगा दिया है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसकी पूरी तरह से समीक्षा होने तक केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वो राजद्रोह के तहत नए केस ना करें। साथ ही वो लोग भी जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा पहले से दर्ज है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो चुके हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम ब्रेक के क्या मायने हैं और अब इस पर सियासी वार पलटवार क्यों शुरू हो गया है। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other. सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। हमारी मांग हर समय रही है कि धारा 124A को आप हटाइए। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आज़ाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। और इसीलिए ये जो तीनों कदम आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम समझते हैं कि सही रास्ते पे है। और हमारी यही उम्मीद है कि जब ये फिर सुनवाई शुरू होगी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अपनी रद्दी करेगी। कोई आदमी अगर सरकार से सवाल कर ले तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाता है। इन्होंने देशद्रोह को एक मजाक बना दिया है और इतना हैरेसमेंट लोगों का, एक्टिविस्ट का, आरटीआई एक्टिविस्ट का, पत्रकारों का और राजनीतिक लोगों का इन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल देना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है और एक चेतावनी है ये केंद्र को कि आप इस तरीके के मुकदमे करने बंद करें। तो हर राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है अगर आप राजद्रोह के लिहाज से देखें, और थोड़ा सा फर्क है राजद्रोह और देशद्रोह में, वो भी समझाएंगे। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के क्या मायने हैं, इससे देखिए कहा गया है बाकायदा सेंटर और स्टेट बहुत ध्यान देने की जरूरत है उनको। क्या राजद्रोह कानून में बदलाव की जरूरत है, इसकी मांग उठती रही है। 1974 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो बदलाव हुआ और इसमें संज्ञेय एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब होता है कि आप बिना अरेस्ट वारंट के भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर नई बहस छिड़ी थी। फिर आज अगर कांग्रेस विरोध करती है तो फिर उसके पास क्या बड़े कारण है, वो भी बड़े तर्क हैं, ये समझना होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 1974 में बड़ा चेंज हुआ था। क्या राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है? कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के मुताबिक देश में 13,000 लोग जेल में बंद हैं। ये एक आंकड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 2014 से 2020 के बीच में 603 लोगों को पकड़ा गया, 399 जिन पर राजद्रोह का केस चल रहा है, लेकिन सिर्फ 13 ही ऐसे थे जिनके दोष साबित हुए। तो क्या इसका बेजा इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल टूल बन गया है ये? क्या वाकई अगर कोई सवाल पूछता है तो सरकार की छवि खराब होती है, उसे अस्थिर करने की कोशिश होती है? कि जो तर्क जो देती हैं सरकारें, वो कहती हैं इन्हें अराजकता और अव्यवस्था से निपटने में ये कानून मदद करता है। ये हमारे सवाल हैं और बेहद निष्पक्ष तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो कह रहे हैं कि ये कानून खत्म ही हो जाना चाहिए तो उनके पास क्या तर्क है? जो कह रहे हैं कि नहीं ये रहना चाहिए तो उनके पास क्या तर्क हैं? और बार बार जो बदलाव की बातें आती हैं तो जो बदलाव का जिक्र करते हैं
उनके पास अपने क्या तर्क हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम मेहमानों से। और तमाम अगर हम बड़े लोगों का जिक्र करें, बड़े नेताओं का, देखिए अंग्रेजी कानून, ब्रिटिश कानून है, बार बार इसकी बात होती है और आपको हैरानी होगी जानकर कि ब्रिटेन में भी नहीं है, वहां पर भी विरोध हुआ, खत्म कर दिया गया और कहा गया कि लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझते हुए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। मोहन लाल गिहारा जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस। रोहन दुआ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। संजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही से इस चीज को समझना चाहूंगी क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं सर, एक बार बताइएगा इस राजद्रोह के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सबसे फर्स्टली तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं। हाँ। ये जो राजद्रोह है ये 1837 में ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन भी था थॉमस बॉबिंगटन, उसने ये ड्राफ्ट किया था। और फिर ये 124A जो 1870 का आईपीसी है उसमें ये फिर आया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग होने लगा। इसका जो दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदता के लिए जो रूलिंग पार्टी है वो विपक्षी पार्टियों के लिए करने लगी। एक्चुअली में राजद्रोह एक इस तरह का शब्द है, ये काफी, यदि इसमें जाए डिटेल में तो बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो ही उसी चीज का फायदा उठाते हुए रूलिंग पार्टी हमेशा विपक्षी पार्टियों के लिए इसको छोटे वाली का भी ले लो या दूसरा, जैसे कोई उन रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे पत्रकार है, अदर्स और भी कोई है, सामाजिक व्यक्ति तो है के जो पर्सन है, लोग हैं, उनके लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। और यही माननीय न्यायालय ने आज इसी चीज के लिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकार हमारे को हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनका उल्लंघन करता है। और दूसरा, जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहां पे जो याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता आदित्य रंजन जी और वरुण ठाकुर जी और जी सर, आपकी आवाज, उन्होंने ये इनका जो दुरुपयोग बढ़ते प्रभाव से दुखी होकर ये याचिका दायर की। और इसमें ना कि सिर्फ पत्रकारों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों, अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अंधाधुंध और गैर कानूनी उपयोग से जो ये व्यथित थे उनको देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में ये लोग सब गए। अभी आज जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके ऊपर में इसके ऊपर रोक लगाई। और दूसरा ये भी कहा कि जो इस कानून के तहत जो बंद है उनको बेल के लिए भी, उनके लिए भी कुछ डायरेक्शंस हैं इसमें। और साथ ही साथ सरकार से भी इसके बारे में कल भी यही था, ये सोचने के बारे में कि हाँ रखा गया। और दलील में जो सबसे ज्यादा जो जजमेंट, जो रूलिंग्स जो थी, वो बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 के मामले में जो माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला दिया गया, उसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल नारे लगा जैसे खालिस्तान जिंदाबाद राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं है। ऐसी कॉमन काज बनाम भारत सन 2016 के मामले में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि हमने इस पर विचार किया, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 के तहत अपराधों से निपटने के दौरान अधिकारियों के केदारनाथ सिंघव बनाम बिहार राज्य के मामले को ध्यान में रखना चाहिए। एवं संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित बिहार श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार के मामले में भी। सर, ये तो बहुत तमाम केसेस हैं और आपने क्योंकि बिहार का जिक्र किया तो बिहार में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज है और केरल में सबसे कम। ये हाँ, एक्चुअली में जिस पर्पज के लिए इस कानून का जो बनाया गया था उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने
भारत के जो ये आंदोलन चला हुआ था उसको कुचलने के तमाम लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, जिससे कि कोई भी आवाज ना उठा सके, ये मैं शब्द एक स्पेशल वर्ड का कुचलने के लिए ये जो है उन्होंने 1837 में। लेकिन वो दौर और इस दौर में क्या फर्क नहीं देखते आप? सरकार, अगर सरकार सर ये तर्क देती है कि भाई अस्थिर करने की कोशिश होती है, असामाजिक तत्व हैं, वो छवि खराब करने की भी कोशिश करते हैं, सरकार की अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में क्या ये जरूरी नहीं है? शॉर्ट में बताइएगा सर, फिर बाकी मेहमानों से एक बार बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल है। इस पे जो है दोबारा से इसको देखने की जरूरत है, और इसमें अमेंडमेंट की भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमेशा से रूलिंग पार्टी का, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, मैं स्पेसिफिकली किसी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, हमेशा से आप पीछे की आप हिस्ट्री कोई भी उठा के देख ले, रूलिंग पार्टी हमेशा विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एज ए टूल इसको यूज करती है। और जबकि हमारा संविधान हमारा इस बात के लिए इजाजत नहीं देता। ठीक है। और दूसरा जो बात यह है कि ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहा, इसमें ये पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए, सामाजिक जो व्यक्ति जो समाज की आवाज उठाते व्यक्ति, तो उनकी आवाज को कुचलने के लिए भी यूज हो रहा है। अभी इस पे बहुत ही गहराई से और बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और मेरा कहना है कि इस पे हमारी सरकार को गौर करना चाहिए, और एक या तो इसको डिलीट ही किया जाए, या इसमें कुछ नए अमेंडमेंट के साथ इसको सौंपना, क्योंकि इसमें सजा 3 साल से लेकर लाइफ तक है। हाँ, और ये ठीक है सर, ठीक है। आपने बताया, कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही हैं। केस दर्ज नहीं होगा फिलहाल कोई भी नया, जब तक समीक्षा होती है, किसी मामले की जांच नहीं होगी जो पहले से चल रहे हैं, और जो इस केस में जेल में बंद हैं वो भी अपनी अपील वो भी कोर्ट जा सकते हैं, उनके अपने लीगल राइट्स है। ये 3 बड़ी बातें कही। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट रखा। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। राजेश जी, आपको क्यों लगता है आम आदमी पार्टी को, अभी सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि भाई आवाज को कुचलने के लिए ये कानून सरकार को बहुत प्यारा है? देखिए, अभी पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बड़े अच्छे तरीके से शोर न मचाते हुए एक डिबेट करी, और अभी हमारे भाई संजय शर्मा जी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा कि ज्यादातर जो रूलिंग पार्टीज होती है, कोई भी वो रही हो, वो इसका बेजा इस्तेमाल करती रही है। हमारा तो ये मानना है कि हो सकता है अगली बार हम वो रूलिंग पार्टी हो, लेकिन क्या इस देश के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरी पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि ज्यादातर, बल्कि मेरा कहना है कि 100% लगभग लोग देशद्रोह तो नहीं करते। कम से कम विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, बात अलग हो सकती है। आज जो हालात बीजेपी ने बनाए हैं, अगर आप कोर्ट की बात को भी सुने, कोर्ट ने भी तो यही कहा कि भाई कुछ वक्त रुक जाइए, और जब तक इस पे कोई क्लियर लाइन नहीं आ जाती, तो आप किसी पे राष्ट्रद्रोह का मामला तो कम से कम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल साफ है कि कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रही है कि पार्टीज, खासकर की रूलिंग पार्टी जो भाजपा है, वो इसका नाजायज इस्तेमाल कर। और आप देखिए कि इन्होंने जिस तरीके से जो लोग रेपिस्ट थे, चाहे उन्नाव का केस रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमले का केस रहा हो, ये उन लोगों को उल्टा सम्मान देती है। उन पे अगर ये उल्टा होता तो ये देशद्रोह का केस लगा लेते, 1 सेकंड लगता है इनके ऊपर। तो ये जो जिस तरीके की चीजें हो रही हैं कि एक आम आदमी पे, एक आम एक्टिविस्ट पे, एक सरकार के विरोध में बात करने वाले पे जिस तरीके के केस लगाते हैं, मतलब अगर कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले, ठीक है, तो राजद्रोह। ठीक है। और अगर कोई किसी के मुख्यमंत्री पे हमला कर दे, कोई रेपिस्ट है उसके साथ में करना, रैली करना ऐसे लोगों के पक्ष के अंदर जो अब आप एक बार मेरी बात सुनिएगा गुप्ता जी। जी, अभी तो आम आदमी पार्टी खूब चर्चा में है, ट्वीट पर ही पूरा, आप देखिए पंजाब से पुलिस आ जाती है यहाँ पर। मैं राजद्रोह और देशद्रोह पे नहीं जाऊंगी, लेकिन बोलना, लिख देना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक बात हुई। आपने बीजेपी का जिक्र किया, मैं तो आपको तमाम स्टेट्स के डाटा दे देती हूँ, बिहार हो, तमिलनाडु हो, असम हो, उड़ीसा हो, केरला का भी मैंने जिक्र किया, केरला में सबसे कम ये मामले हैं, और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करूं, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसे आप बिल्कुल, आप ये कहें कि जिसने चेक एंड बैलेंस किया हो या आप ग्रीन सिग्नल दे कि नहीं इस पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। सबका डाटा है यहाँ पर।
बिल्कुल फेयर बात होनी चाहिए सर, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल फेयर बात होनी चाहिए। मैंने शुरुआत करी कि कल को हम तो मान के चलते कि अगले चुनाव में हम केंद्र की सरकार में होंगे, मैंने शुरुआत इस बात से की। लेकिन मेरा कहना है कि कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो हम तो उसके लिए कुछ नहीं कहते, हम इतनी गुंडागर्दी तो नहीं करते। ठीक है, आपने कहा पंजाब पुलिस ने कोई मामला दर्ज करा, हाई कोर्ट ने उसमें कुछ कहा, हमने उसके लिए कितना शोर मचाया। क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने हरियाणा पुलिस को रोक लिया? जितनी तेजी हरियाणा पुलिस ने दिखाई, दिल्ली पुलिस ने दिखाई कि पंजाब पुलिस आ रही है, बीच में रोक लिया। आप समझिए, तो रेप का आरोपी है, क्या हरियाणा पुलिस इतनी तेजी दिखाएगी? कि डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, क्या दिल्ली पुलिस इतनी तेजी दिखाती है? लेकिन दिखाई क्योंकि केंद्र सरकार का एक दबाव है, कोई हमारे खिलाफ बोले तो उसको रोको, उस पर देशद्रोह कर दो। वही तो बात है, आप एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पंजाब डिस्टर्ब है इस वक्त, हम बार बार देख रहे हैं, पुलिस यहाँ पर आ जाती है। देखिए मैं एक चीज, पंजाब सर पंजाब में क्या चीजें हो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे सब कुछ खराब है, लेकिन एक दो भी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मेरे कहने का मुझे नहीं लगता हमने कभी किसी पे देशद्रोह नहीं, ठीक है, लेकिन फिर कह रहा हूं, फिर वही अभिव्यक्ति तो बर्दाश्त नहीं है ना। ठीक है सर, नहीं बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री की तरफ से गारंटी दे रहा हूं, हम लोग तो पॉजिटिव अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव मानते हैं कि यार आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे तो हम उसके ऊपर तभी तो बेटर कर सकेंगे। चलिए ठीक है, देशद्रोह लगा लेना, लोगों को तंग करना, लोगों को जेलों में भर देना, जो भी अभी संजय शर्मा जी ने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा है। नहीं, सभी रखेंगे, और हम ये चाहेंगे भी कि सब एक दूसरे को बड़े इत्मीनान से, धैर्य से सुने, क्योंकि बेहतरीन बातें बाहर जानी बहुत जरूरी है। मोहनलाल जी से मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन एक बार कांग्रेस का रुख। हरिशंकर जी, आपका तो लंबा अनुभव है। 1947 में मैं संविधान सभा में भी इसका विरोध हुआ, मैं उसका भी जिक्र नहीं करूंगी, फिर भी इसको जोड़ दिया गया। आप तो जानते हैं जब कानून बन रहा था उसके बाद का जिक्र करूं। 1974 में भी विशेष तौर पर संघे बाकायदा वर्ड है जिसमें ये संघे को समझे हमारे दर्शक, जिसका मतलब है कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है उस व्यक्ति को। तो सर आप लोग आज क्यों कह रहे हैं कि भाई ये तो देश प्रेम है अगर कोई आवाज उठाता है तो? फिर उस वक्त क्या था सर? जीनत जी, 1870 में कानून बना था। 1961 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजेस की बेंच ने इसको सही ठहराया। आज बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा, क्यों रोक लगानी पड़ी इस कानून पर, उसके बैकग्राउंड में हमको जाके देखना चाहिए। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का माहौल देश में नहीं बना कि लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है इसको सस्पेंड कर दिया टिल द टाइम कि इसको रिव्यू ना किया जाए और नया कुछ इसमें ना किया जाए। आपने बताया अभी 2014 से लेकर 2021 तक के 519 केसेस हैं, और कांग्रेस गवर्नमेंट में 2010 से लेकर 2014 तक सिर्फ 16 केस बने। सवाल इस बात का है कि इस पूरे कानून की परिभाषा जो है इस सरकार ने बदलने की कोशिश की है। राजद्रोह, देशद्रोह अगर सरकार के खिलाफ कहा जाए, उसके खिलाफ टिप्पणी की जाए, मान ली बात समझ में आती है, लेकिन यहां तो सेडिशन के केसेस उन लोगों के खिलाफ लगाए गए जिन्होंने बीजेपी का और आरएसएस का विरोध किया। अब परिभाषा बदल दी। अब सवाल यह कि जब आप इस ढंग से कानून का इस्तेमाल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज की टिप्पणी है वो बड़ी ऐतिहासिक टिप्पणी है, और सरकार को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि इतने सारे केसेस जो लगाए हैं, सालों से लोग जेल में पड़े हुए हैं, जमानत तो इसमें है ही नहीं, 3 साल की सजा कम से कम है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसे संजय शर्मा जी ने कहा वो भी सही बात है, वो इसके अंदर है। तो सवाल ये, बड़ा सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों 1870 के बाद 1961 के अपने फैसले के बावजूद कि ये लॉ सही था, आज क्यों उनको ऐसा स्टैंड लेना पड़ा कि इस लॉ को सस्पेंड करना पड़ा और सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा कि इसको हरिशंकर जी, इसे अगर हम सुनिए सर, अगर हम इसे माने आपकी बात को कि ठीक है अगर सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है, और हर स्टेट का मैं रिसर्च और डाटा लेके बैठी हुई हूं, मैंने जो आपसे सवाल किया था इंदिरा गांधी जी वाला, उस दौर के शासन का, उसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया। शॉर्ट में जल्दी से जवाब दे दीजिएगा सर।
जब हम सत्ता में होते हैं तो हमें वो चीजें बेहतरीन लगती हैं, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारा चश्मा बदल जाता है। देखिए ऐसा है जीनत जी, किसी भी दौर के अंदर अगर इस लॉ का इस्तेमाल गलत हुआ है तो कांग्रेस कभी उसके साथ में नहीं रही है, चाहे कोई दौर रहा हो। ठीक है, लेकिन आज न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी का तो इलेक्शन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो वो तो माना गया कि नहीं माना गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, वो बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम 1870 का कानून बना हुआ, आज का तो कानून नहीं बना हुआ। इस 150 साल हो गया इस कानून को बने। फिर देखिए, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ती हूँ, उसका जवाब आप रखेगा। सबसे ज्यादा शासन में आप रहे, ये इतना गैर जरूरी था तो आप लोगों ने क्यों नहीं हटा दिया? क्या स्टेट और सेंटर के पास और दूसरे अपने कानून नहीं है जिसके जरिए वो माहौल बेहतरीन रख सकते हैं? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। अच्छा चलिए 10 सेकंड्स में दे दीजिए। हाँ 10 सेकंड में दूंगा। हाँ। मैंने तो पहले ही कहा कि बड़ा सवाल आज ये है कि 1877 में बना कानून 1961 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इसको अप्रूव किया और पास किया कि ठीक है, सही ठहराया। आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों जवाब देना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा? बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब आप भी सोच करें। नहीं ठीक है, ये दरअसल सिचुएशन टाइमिंग आपको सूट कर रही है। और मोहन लाल जी, नहीं ऐसे बात मत करो दिनेश जी, ये बात मत करो। नहीं आपने सर, जो सवाल पूछा मैंने उसका आप मेरे देखिए एक चीज समझ, सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा वो अलग बात है। नहीं आप मेरे सवाल से बचे हैं, आपने मेरे सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया। आपने मुझे दो भी ऐसे सर आपने मुझे दो भी ऐसे कारण नहीं बताए कि आप मुझे बता सकते कि जब इंदिरा जी थी, जब ये आगे संज्ञेय शब्द जोड़ा गया तो उसके पीछे क्या कारण था? मतलब वारंट की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा अरेस्ट कर लीजिए। आज भी है, आज भी वारंट की कहां जरूरत? मैं कह रही हूं सर, आप लोग ज्यादा समय से आप शायद मेरी बात की संजीदगी को नहीं समझ रहे हैं। ये कानून के अंदर है चीज भाई, वारंट की जरूरत मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, आप लोग ज्यादा वक्त तक थे सत्ता में, आप लोगों को क्यों महसूस नहीं हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, हम सफिशिएंट हैं? आपसे कह रहा हूँ, वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। आज सुप्रीम कोर्ट तो तब भी थी, आज भी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के नहीं चली गई थी, आज भी सुप्रीम अच्छा ठीक है, मैं अब आपकी बात का मूल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आज जैसे पिटीशन डाली गई, भाई हमारे शासन में तो डाली ही नहीं गई थी, इसलिए हम, है ना, आप यही कह रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात को, और मैंने इसीलिए कहा कि सूट करता है। ठीक है मोहनलाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका स्वागत करेंगे आप, और 3 बड़ी बातें कही हैं कोर्ट ने, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया। कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, किसी मामले की जांच भी नहीं होगी, और जो इस केस की वजह से बंद हैं, कपिल सिब्बल जी ने कहा 13,000 लोग बंद हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो जाए कोर्ट में। स्वागत करेंगे आप इसका? बिल्कुल जीना जी, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने यदि इसकी जरूरत समझी है कि इस कानून को रोका जाए, इस कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए, तो वास्तव से हम दिल से पूरी तरह अभिनंदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ जीनत जी ये भी कहूँगा, क्योंकि अभी हरिशंकर जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और सामने राजेश भाई भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये अपने गिरबान में कभी झांक के देखते हैं? आपने भी हरिशंकर जी से पूछा कि इंदिरा गांधी जी ने तो मतलब 1, 2, 10, 20, 50, 100 कार्यकर्ताओं को नहीं जीनत जी, उन्होंने तो संघ से जुड़े हुए हर व्यक्ति को उठा के सीधे जेल में बंद कर दिया। और 1975 में तो ये हद हो गई कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी देश के अंदर, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं। और अभी बात कर रहे थे राजेश भाई कि साहब सरकार जो है वो जाति कर रही है। अरे साहब, आपने तो जीनत जी आपने भी उनसे पूछा, आपने तो पंजाब पुलिस मतलब जुम्मा 4 दिन हुए और पंजाब पुलिस को दिल्ली भेज दिया, और वो भी सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर। एक इस देश का युवा यदि अपनी कोई आवाज उठाता है, कुछ एक बात पूछ लेता है, तो आप सीधे जेल भेज देते हो। अभी हरिशंकर भाई बात कर रहे थे, उन्होंने अभी राजस्थान का जिक्र करना भूल गए कि राजस्थान की सरकार ने किस तरह से अमन चोपड़ा जो नोएडा वाले हैं, एक बेचारे पत्रकार यदि अपनी कोई बात रखता है, अपनी कोई बात करता है, तो आप उस पर इस तरह से केस लगाओगे, आप उसे इस तरह से प्रताड़ित करोगे। राजेश जी से एक बात और कह दीजिएगा जीनत जी, क्योंकि आपकी बात शायद ज्यादा अच्छे समझेंगे, मेरी तो पॉलिटिकल भाषा समझेंगे। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत करी है ना पंजाब से, कि पंजाब की पुलिस के 40 जवान आके एक कार्यकर्ता को आके यहाँ से उठा के ले जाते हैं, तो इनसे कह दीजिएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पे आ गई तो इनको रोज या तो त्रिपुरा में या सर ये वो मंच नहीं है, प्लीज ये धमकीबाजी सुनिए सर,
ये आप लोग बाहर रोका कीजिए। है इसको। नहीं, एक सेकेंड, इसीलिए एक रोका है। सेकेंड, नहीं मैं एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, ठीक है प्लीज, मैं एक बार अपनी बात रखूं प्लीज। सरकारी कोशिशें जो ठीक है, सेडिशन लॉ के ऊपर हुई ठीक है, उसको रोका सुप्रीम कोर्ट ने। हरिशंकर जी एक बार मैं बोलूं, मोहनलाल जी जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं और जो भाषा इस्तेमाल की गई थी, मुझे लगता था कि आप उसकी निंदा कर देंगे। पंजाब पुलिस ने क्या किया वो तो बात की बात है, जो जुबान इस्तेमाल की गई थी क्या आप अपने लिए स्वीकार करेंगे एक मुख्यमंत्री के लिए? बताइए जीना जी, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते पूछता सवाल हूं, पूछने के लिए हजारों शब्द हैं सर। जीना जी, हमारा तो शब्दकोश इतना बड़ा है। मैं कहता हूं पहली बात, दूसरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है जीना जी, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बीच में कोई ना बोले। ना बातों को समझ रहा हूँ। नहीं ठीक है, क्या इनको जरा पूछिए, उनको नहीं, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आप मुझसे मुखातिब है मोहनलाल जी, आप मुझसे मुखातिब है और मेरी रिक्वेस्ट है बीच में प्लीज कोई ना बोले जी। आप लोगों के लिए हो सकता है ये उतना संजीदा विषय नहीं है, मेरे लिए है, मेरे लिए तो है नहीं, ठीक है हाँ। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग उस दायरे को मेंटेन करें। एक छोटा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद मोहनलाल जी सवाल होंगे पहले आपसे, बाकी नेताओं से बाद में बात होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजद्रोह, मोहनलाल जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं बस आपके लिए पढ़ देती हूं। सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। सच सुनना राजधर्म है, सच को चलना राजहट है। चलिए, आप हो सकता है उनके ट्वीट को ना पढ़ें। एनसीआरबी का डाटा आप जानते होंगे, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है एनसीआरबी, आप समझते होंगे सर। 2020 में 73 मामले दर्ज होते हैं, सिर्फ 2 दोषी पाए जाते हैं। 2019 में 93 मामले दर्ज होते हैं, 1 दोषी। 2018 में 70 मामले दर्ज होते हैं, सिर्फ 2 दोषी। और 2014 में 47 मामले दर्ज होते हैं। ठीक है, 2014 से 20 के बीच में 399 दोषी नहीं साबित हो पाते हैं। क्या जल्दबाजी हो जाती है? और अगर तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? मोहनलाल जी। देखिए जीनत जी, मैं तो फिर अपनी बात को दोहराता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से दोहराता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं। और वास्तव में चाहे मैं हूं, चाहे इस देश का कोई भी नागरिक हो, उसको न्याय मिलना चाहिए और यदि कोई गलत करता है तो उस पर कानून अपनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जेएनयू में जाके बोलेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। और आम आदमी पार्टी के यही मुखिया वहां जाके खड़े होकर समर्थन उनका करते हैं, राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं। देश जब हमारा देश बराबर पड़ोसी देश को सिखाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसको सबूत मांगते हैं। ये भी इस दुनिया ने, इस देश के जनता ने देखा है जीना जी। हाँ, ये बात जरूर है। मैं मतलब जो बात आप कहना चाहती हैं कि ठीक है, यदि कोई चीज में सुधार की आवश्यकता है तो सुधार होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और अभी हमने देखा, आपने अपनी बात जरूर रखी, ये अच्छी बात है। रोहन दुआ जी, थोड़ा सा इंतजार कराया आपको, मैं माफी चाहती हूँ। शुरुआत में सभी से बातचीत जरूरी थी, लेकिन आपसे थोड़ी लंबी बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा सबको सुन के एक बार आपसे बात की जाए। रोहन जी, हमने देखा चाहे वो एक्टिविस्ट हों, इवन दो जर्नलिस्ट भी हों, अब एक मरहूम जर्नलिस्ट हमारे बीच में नहीं है और उन पे भी ये मामला दर्ज हुआ और कुछ साबित भी नहीं हो पाया। क्या पॉलिटिकल मिसयूज होता रहा? और ये अगर हम 124A का जिक्र करें, ये सबसे आसान रहा या आपको लगता है कि नहीं इसकी जरूरत है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? सर देखिए, सेडिशन का जो
केस है वो इतने सालों से, अगर मैं आपका जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी की सिर्फ बात करूं, मीडिया फ्रेटर्निटी की, तो एक मौजूदा जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर सेडिशन का केस लगा, उनको रिलीफ मिला हाई कोर्ट से जाके। मिसयूज तो हुआ ही है, और ऐसा तो नहीं है कि मिसयूज हुआ हो एक पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, और पत्रकार भी उसके दायरे में आते रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी आते रहे हैं। और जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने पे भी अगर सेडिशन के केस को इन्वोक किया गया, तो वो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि उसको लॉ को पॉज किया जाए, रोका जाए, वो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए किया गया क्योंकि इतनी सारी जब याचिका दायर होती है कोर्ट में, तो कोर्ट भी जो है बड़ा घबरा सा जाता है कि सेम मिसयूज के ऊपर आप, सेम एलिगेशंस के ऊपर आप बार बार एक लॉ को ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बारी हो रहा है, हो तो ये पिछले 20-25 सालों से लगातार होता हुआ आ रहा है। और जिस तरीके की प्रोसीडिंग्स रही हैं वो यही रहती थी कि आर्म ट्विस्ट किया जाता था, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चार्ज लगाना और दूसरे के ऊपर उसको क्लीन चिट देना, वो एक गलत है। मैं खुद, मेरे ऊपर कितने सारे डेफेमेशन केसेस भी हुए हैं, और हम जब पत्रकार कभी सरकारों के खिलाफ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आर्म ट्विस्टिंग जरूर होती है। और बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है, चाहे वो हम पत्रकार के हौसले से बोलें या कोर्ट के हौसले से बोलें, एक बैलेंसिंग एक्ट होना हर पत्रकार के भी पास होना जरूरी है और एक सरकार के पास में भी। लेकिन उसका दुरुपयोग करना जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा गलत है। लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँगा एक शार्प रिएक्शन भी आया है यूनियन लॉ मिनिस्टर का, किरण रिजिजू का, कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना किया जाए, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी भी जो है उस पे सवाल खड़ा करना एक हमेशा से एक बड़ा पत्रकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन रही है। तो अगर हम सेडिशन के ऊपर कोर्ट ने, जुडिशरी ने एक पॉज किया है, तो मुझे लगता है कि हमें जुडिशरी को क्वेश्चन करने के लिए भी फ्रीडम उतनी ही चाहिए जितनी कि हम सरकार को क्वेश्चन करें। तो वो जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं मैं अगर आपको कहूँ पिछले 5-6 सालों में, वो मुझे इतनी नजर नहीं आती कि जुडिशरी को भी आप क्वेश्चन कर सकें हर चीज में, चाहे वो कोई भी लॉ आप देखें, आप वो उतनी फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं। तो अब क्योंकि सेडिशन लॉ एक समय तो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ में भी यूज हुआ, और उसमें तो ये तक कहा गया कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लें क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज है। तो एंटी गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, वो मुझे लगता है कि रीडिफाइन भी होनी चाहिए। और वो तो अभी मौजूदा सरकार ने ये कहा भी है कि वो लॉ को रिफ्यूज कर रहे हैं, लॉ को रिव्यू कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए कि किस रैंक के ऑफिसर से ऊपर वो सेडिशन का जो केस है वो डिफाइन किया जाए। तो मुझे लगता है कि आर्गुमेंट्स की भी जरूरत है, लॉ की रीडेफिनेशन की भी जरूरत है, और वो होनी भी चाहिए। लेकिन कहाँ पे इन्वोक करना है, वो जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा एक कंटेंशियस इशू है कि वो पुलिस के पास ही होनी चाहिए, कोर्ट के पास होनी चाहिए, या एक मेंबर कमेटी बनाई जानी चाहिए जब भी ऐसा सख्त ड्रैकोनियन लॉ यूज किया जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप चैलेंज करते हैं सेडिशन के ऊपर, तो कहाँ पे होता है और कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वायलेट होता है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वायलेट होता है, उन दोनों चीजों को डिफाइन करना बड़ा जरूरी पड़ गया है। लगता है कि वो होना भी जरूरी है। ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। संजय शर्मा जी, एक सवाल हमने जनता से जब यूं ही रखा तो उसमें एक बात आई और लोग ये कहते नजर आए कि भाई ठीक है, अगर इस पर रोक लगी भी है तो कुछ सरकारों के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास तो स्पेशली यूएपीए है, वो ऐसी भी बातें करते हैं। अब कोई मतलब बनता है क्या? हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, इन दोनों में यूएपीए जो आपने बताया, हाँ। और ये जो आपका राजद्रोह है, ये इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। हाँ, वो दरअसल आधे लोगों को लगता है कि राजद्रोह और देशद्रोह एक ही है, और उनको लगता है कि जब देशद्रोह की बात आती है फिर आतंकवाद और ये सारी बातें आती हैं, तो उस लिहाज से भी लोगों को यही, तो ये मैं चाहूंगी कि बार आप क्लियर कर दे दर्शकों को कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है इनमें। नहीं, बहुत ही ज्यादा फर्क है। यूएपीए जो आपने बताया, इसके अंदर में इतना डिफरेंस है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस, रीजन बीइंग कि आपने कभी भी
अभी तक जो भी आपने जिसके अंतर्गत जो भी मैटर रजिस्टर्ड हुए हैं, वो ये नहीं देखा होगा, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल अभी हमारे एक विद्वान है मिस्टर रोहन दुआ जी ने एक एग्जाम्पल दिया ये हनुमान चालीसा वाला। तो आपको इस तरीके के केसेज यूएपीए के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड नहीं आपको अभी तक मिले होंगे। उसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं, जैसे अरेस्ट करने का, तलाशी लेने का और जो अदर्स और हैं, इससे डिफरेंट है। एक्चुअली में जो आप इसको और उसकी तुलना कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही एक जमीन और आसमान वाली बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरा जो है वहां पे एक ये तो आपका एक्चुअली में जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक भारतीय आंदोलन को जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसको कुचलने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कानून लेके आए। लेकिन बात ये रही कि जैसे कि अभी बीच में भी हमारे कुछ विद्वान उन्होंने बताया कि ये बाद में संज्ञे से असंज्ञेय भी ये हुआ और ये कि विदाउट उसके वारंट के अरेस्ट का भी आया इसके अंतर्गत में, वो वहां पे प्रॉब्लम्स आ गई। अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय को जो इसके अंदर में जो याचिका इतनी आई, अभी मिस्टर रोहन दुआ जी ने बताया इसके बारे में, तो उन्होंने भी ये देखा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर में 124A को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर में क्या है कि मिनिमम 3 इयर्स से लेके लाइफ तक है। अच्छा, कन्विक्शन रेट इसका बिल्कुल ही बहुत ही कम है। रीजन बीइंग क्योंकि माननीय न्यायालयों के सामने जाते जाते वो इतना एविडेंस जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो इतनी सबमिट नहीं कर पाते, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है मोस्टली, इसलिए तो कन्विक्शन रेट इसका कम है। और दूसरा, आप जो दूसरे एक्ट की बात कर रहे हैं उसका आप कन्विक्शन रेट भी देख लें, प्लस उसके अंतर्गत जो है ना बहुत ही रेयर, देखो ये मनुष्य स्वभाव है, उसके अंतर्गत इस तरीके के आपको मैटर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी जो जैसे ये हनुमान चालीसा के ऊपर में अदर्स और भी हैं, उनके ऊपर भी मैटर नहीं, मैं बता भी देती हूँ ना, कुछ एग्जाम्पल्स हैं बड़े, मैं वो रख भी देती हूँ। नवनीत राणा का आप जिक्र कर ही रहे हैं, महाराष्ट्र SPRLD के एक प्रत्याशी थे डॉक्टर चौधरी यूपी में, उन पर भी लग जाता है एक स्पीच के बाद। अजय रॉय कांग्रेस के एक नेता है, उनके ऊपर लग जाता है। अजीज कुरैशी का नाम आया। उसके बाद हमने दिशा रवि का भी प्रकरण इस साल के शुरू में जब देखा, ठीक है, और कई स्टूडेंट्स का भी नाम आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कन्हैया लाल एक जर्नलिस्ट है, 100 में उनका जिक्र हो जाता है। और कालीचरण को नहीं भूल सकते, जब महात्मा गांधी पे टिप्पणी की थी उन्होंने, ठीक है, फिलहाल बेल पर। तो ये तो नाम है हमारे सामने ना, कुछ एक बड़े नाम जी। तो सभी सरकारें तो इसी तरह से करती नजर आ रही। अभी मोहनलाल जी भले स्वीकार ना करें, लेकिन महाराष्ट्र में तो फिर अभी जब नवनीत राणा का जिक्र हुआ तो आपत्ति थी। हाँ, अभी मैं आपको इसमें आपको बीच में यहाँ पे रोक के मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज के लिए। एक्चुअली में स्पेसिफिक प्रोविजंस है हमारे यहाँ आईपीसी में, हमारे लॉ में, लेकिन ये एक बहुत इजी टूल समझ लिया सभी राजनीतिक सरकारों ने और इसको यूज करना शुरू किया, मिसयूज करना शुरू किया, और इसलिए इसको इसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। और ये आज का जो उस माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, ये इसका उदाहरण है सीधा सा। अभी रिव्यू करना चाहिए सरकार को, लेकिन जब किसी भी चीज का, कोई भी चीज है, कोई भी आप विषय वस्तु है या कोई भी उसका दुरुपयोग और वो ज्यादा होने लगे तो नेचुरली उसके ऊपर में आवाज उठती है, ठीक है। और आपका जो दूसरा आपने यूएपीए का आपने जो एग्जाम्पल दिया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बहुत एविडेंस चाहिए होती है, और वो जो है ना उसको उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, क्लियरिटी हो जाएगी कुछ लोगों को जिन्हें गलतफहमी है। माननीय न्यायालय में यदि प्रस्तुत करता है चार्जशीट या कोई भी उसके अगेंस्ट में, तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, वहां पे भी उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। ये एक छोटी सी सेक्शन है 124A, लेकिन इसका जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज्यादा। और अच्छा, राजद्रोह और देशद्रोह है ये एक्चुअली में, ठीक है, उसमें फिर पासपोर्ट भी जब्त हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ तक की है, यदि वो इसमें कन्विक्शन हो जाए तो वो नौकरी, सरकारी नौकरी का, हाँ, सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते। ये भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि राजद्रोह कानून का जिक्र हम कर रहे हैं। हरिशंकर जी 2011 में सीपीआई के एक MP थे, डी राजा, स्पेशली वो अपर हाउस राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। उन्होंने कहा जो धारा 124 से है इसे खत्म कर दिया जाए।
2011 का मैं जिक्र कर रही हूं सर। 2015 में ठीक है यूपीए नहीं थी उस वक्त, शशि थरूर जो हैं एमपी, वो लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे, उन्होंने 124A में संशोधन का जिक्र किया था। मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूं सर, और अभी महाराष्ट्र में जो नवनीत राणा का प्रकरण है, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी नहीं है क्या? क्यों नहीं? देखिए 47 में क्या हुआ, संविधान सभा का भी मैंने जिक्र किया, और तो और मैं आपको शशि थरूर जी का भी जिक्र कर रही हूं, बहुत चर्चित नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं आपके। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ कमी है? देखिए जीनत जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको बताऊं एक, उससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, पूरी दुनिया के अंदर, एंटायर वर्ल्ड मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर इस ढंग के जो कानून हैं, सेडिशन लॉज से मिलते जुलते जो कानून हैं, लगभग या तो खत्म हो चुके हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, जिसमें जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, कनाडा है, इवन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे इसके जो प्रोविजन है उनको खत्म कर दिया गया। इस कानून के ऊपर अब किसी का जोर नहीं है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर इस कानून का कोई ज्यादा महत्व रह नहीं जाता, और सरकारों को इससे बचना चाहिए। शशि थरूर जी ने या डी राजा साहब ने जो संशोधन की बात की है वो ठीक बात है, उन्होंने की है, लेकिन सवाल यह है कि ये पिछले 2014 से लेकर आज 2021 तक इतने सालों के अंदर दोबारा से इस कानून के इस्तेमाल के ऊपर इतनी तेजी आ गई कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। सारे एक्टिविस्ट, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो परेशान उठाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे, और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान लेना पड़ा कि इस कानून को सस्पेंड कर दिया जब तक कि इसको रिव्यू ना किया जाए। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार, जिस पे को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी है कि आप इसको रिव्यू करें, इसको रिव्यू कर पाएगी? क्योंकि हमारा मानना यह है कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, कांग्रेस पार्टी से आता हूं, हम जो देख रहे हैं कि सरकार का जो एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार को जबरदस्ती ये तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा सर। अभी नहीं, जितना कोर्ट ने समय दिया उतने समय के, उस समय के बाद नहीं सर, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया है, उस समय तक अगर वो कुछ नहीं करते तो आपकी बात वाजिब मानी जा सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले आप एक परसेप्शन बना लेना। मेरा परसेप्शन, अच्छा ठीक है, लेकिन हम उसको जनरल वे में नहीं कह सकते ना। मैं मोहनलाल जी से इस पर पूछ लूंगी, लेकिन आपने जो जिक्र किया उस पर मैं अपने दर्शकों को इंफॉर्मेशन जरूर दे दूं। ब्रिटेन का ही हम जब जिक्र कर लेते हैं, मैंने कहा ना अभी आपसे, है ना, नहीं ब्रिटेन का ही जिक्र कर ले। 1977 में वहां पर भी मांग उठी और खत्म किया गया, और माना गया कि अभिव्यक्ति की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है दर्शकों के लिए। ब्रिटेन का ही एग्जाम्पल मैं दे रही हूं स्पेशली। उसके बाद अमेरिका का जिक्र कर लें, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ध्यान से सुनिए, सऊदी अरब, मलेशिया, सूडान, सेनेगल, ईरान भी ध्यान से सुनिए, तुर्की भी सुन लीजिए, उज्बेकिस्तान भी सुन लीजिए, एंटायर वर्ल्ड में बोल रहा हूं, है ना। यहां पर भी ना के बराबर मामले हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे सवाल पर नहीं बात करते हैं, आपको मोहनलाल जी से जवाब चाहिए। आपको मोहनलाल जी की नियत पे शक क्यों है? मोहनलाल जी कोई माकूल जवाब दे दीजिए। नहीं, उनकी नियत पे कोई शक नहीं, बिल्कुल है सर। अब हम नहीं। ऐसी तो कोई जुबान आप इस्तेमाल नहीं करें कि समझ नहीं आएगा। मोहनलाल जी देखिए, हमने कहा, क्योंकि हरिशंकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, लेकिन बार बार उनको मैं याद दिलाता हूं कि राहुल गांधी जी ने कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, सैकड़ों बार अपने मंचों के भाषण से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को कहा चौकीदार चोर है। उस समय कहाँ गए हमारे हरिशंकर जी? जब गुजरात की बात आती थी तो ये चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी उनको कहते थे हत्या के सौदागर हैं, ये हत्यारे हैं। सोनिया गांधी ने अपने मंचों से कहा है। उस पर आइए ना, आप इस पर आइए। आज सुनिए जरा, सुनिए, सरकार कहती है नहीं आप रोक मत, सुनिए सर, सुनिए तो सही। सरकार कहती है इस पर रोक मत लगाइए। आपके जो सॉलिसिटर जनरल है वो कोर्ट में कहते हैं इस पर रोक मत लगाइए। क्या हो गया अगर रोक लग गई तो, है ना? इससे अराजकता और अव्यवस्था से निपटने में मदद होती है, बहुत जरूरी है। देखिए, हमें तो सारे पहलुओं पर बात करनी है।
मैं जीना जी, देखिए आपकी जो भावना है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि एक तरफ जहां आम आदमी है उसको भूलने की आजादी होनी चाहिए और बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। माना कोई गलत तरह से किसी का उपयोग करता है किसी भी धारा का, सिर्फ राजद्रोह और देशद्रोह की बात क्यों करते हैं हम कहते हैं किसी के लिए भी कोई भी धारा का अगर गलत तरह से इस्तेमाल होता है तो वो नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे जीना जी, जब आदमी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कहेगा चौकीदार चोर है, हमारे देश की सेना के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सख्ती की भी आवश्यकता है। तो आप उनके खिलाफ लगा दीजिए। सुनिए, अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं और आपको लगता है कि गलत है, उनके खिलाफ लगाइए ना, उनके खिलाफ लगा दीजिए। नहीं देखिए जी, एक हमारे हाँ। प्रधानमंत्री उस तरह के है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री अगर उस तरह के होते तो वो जैसे है वो हमें पता है, जेल में होते और अब राहुल गांधी भी जेल में फिर तो ये गलत बात है ना। 90% जो भी आपको लगता है कि गलत है, नियम कायदे कानूनों के विपरीत है, तो अब वो राहुल गांधी है इसलिए आप नहीं पकड़ेंगे और कोई और होगा तो आप पकड़ लेंगे क्या? जी कहने का हाँ प्लीज, शॉर्ट में मेरे को विनोद जी से बात करनी है अभी। हाँ मैंने तो कहा केजरीवाल जी भी, मैंने जो आपसे बात कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके सॉलिसिटर ओवैसी रोज चिल्लाते हैं ये बंद होते जेल में, अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे होते तो कोर्ट में जाके देता है, इसका मायने ये होता है कि गवर्नमेंट उसको बोल रही है। उन्होंने कहा कि कानून मत रोको, और जो मैंने कहा कि आने वाली जो इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स ये जो गए हैं, गुजर गए हैं, उसकी जो सीक्वेंस है उसके हिसाब का जवाब मोहनलाल जी ने दे दिया। अब मोहनलाल जी मुझे ये ना कहें कि राहुल गांधी ने चौकीदार को चोर क्यों कहा। मोदी जी अपने मंच से राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए कितने आप शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको थोड़ा समय हो, ठीक है, नहीं मैं इस पर जाऊंगी ही नहीं। ठीक है, मैं विनोद जी को दिखाइएगा। ठीक है सर, विनोद जी पूरा देश बोलता है। ठीक है सर, ये इस पे नहीं जाना अभी फिलहाल। ठीक है, तो पूरा देश ही बोल रहा है। प्लीज हरिशंकर जी, प्लीज। देखिए फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए ठीक है विनोद जी, चोर तो चोरी रहेगा, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट के इस प्लीज, और मुझे लगता है बात रखने के शब्द जो हैं थोड़े से प्लीज मर्यादित रखें आप लोग। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है आज, आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी? माफ कीजिए रोहन जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से सोमवार को सेंटर ने पहले अपना एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं अपनी उन्होंने इंक्लिनेशन दिखा दी सेंटर ने कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है वो ये तो है नहीं कि ये अचानक से हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि बंच ऑफ पिटिशंस जब आ जाती है कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं जितने भी जजेस हो, राजस्थान हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हों, आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, क्योंकि सेडिशन के जो केसेस हैं वो ज्यादातर पत्रकारों के हाईलाइट होते हुए हैं, लेकिन हनुमान चालीसा वाले केसेस में भी हाईलाइट हुए, वहां पे भी हुए जहां पे कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब मैटर कोर्ट में जा चुके हैं वो सारे। लेकिन मेरिट पे अगर मैं उनकी बात करूं तो पहले तो वो सेडिशन केसेस इन्वोक होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो सेडिशन केस मेरिट ही नहीं करते हैं। और अब क्योंकि वो पुलिस का दुरुपयोग करते हुए, जो हम कहते हैं कि मिसयूज हो रहा है लॉ का, वो हुआ मिसयूज। तो मिसयूज होने के बाद कोर्ट को इंटरवीन तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, और कोर्ट का इंटरवीन करने का जो तरीका रहता है वो यही होता है कि या तो लॉ को के अंदर एक अपहीवल किया जाए, चेंजेस ओवरहॉल लाए जाएं, जिस तरीके से रेप के अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के चेंजेस आए, या माइनर को डेफिनेशन को चेंज किया गया। तो सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, और एवोल्यूशन में मुझे लगता है कि किसी को भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं देनी चाहिए। लॉ का मतलब ही है कि आप उसको इवॉल्व करिए, क्योंकि सोसाइटी जहां पे सिविक सोसाइटी इवॉल्व करती है, जिस तरीके से डिबेट्स होती हैं, जहां पे डिबेट खड़ी होती है, उसका मतलब ही है कि आप लॉ को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो वो सिस्टम के अंदर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट, तो मैं एक शॉर्ट में अगर आपसे समझना चाहूं, आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन भी नहीं आएगी या आएगी? नहीं, देखिए चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है। अगर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहेंगे, तो जैसे अभी आपने भी किसी को टोका एक अपशब्द यूज करने के लिए, वो अगर हम नहीं टोकेंगे तो शायद जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, उसका मिसयूज होता ही रहेगा। और हमने देखा किस तरीके से एलन मस्क ने ट्विटर पे भी कल इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेके आएंगे।
तो वो भी तो एक चेक्स एंड बैलेंस ही रखे थे। अगर चेक्स एंड बैलेंस होता, उन्होंने कहा, एलन मस्क ने कहा ट्विटर के लिए कि मिसयूज किया गया ट्विटर के उस टाइम के मालिकों ने, सीईओ ने, कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया, तो वो भी तो एक प्लेटफॉर्म ही है। अगर हम यहाँ पे सेडिशन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया था ट्विटर से, वो भी एक दुरुपयोग है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझा जाएगा शॉर्ट में, इसकी तो वैल्यू होगी, है ना। अगर विरोध है तो उसको रखने का अधिकार है। कम से कम राजद्रोह से तो बचेंगे अब तमाम राजनीतिक दल हैं, किसी भी स्टेट के हो। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और मैंने जैसे कि कहा कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक प्रॉब्लम है सेडिशन लॉ में, कि आपके पास में पुलिस में धाराएं इतनी स्ट्रांग दी गई हैं, जहां पे हमने डिफाइन भी किया, क्योंकि यूएपीए को अगर हम हटा भी दें तो सिर्फ सेडिशन का जो 124 का जो चार्ज है वो इतना स्ट्रांग है, ड्रैकोनियन है, कि कोई भी कर सकता है। तो उसीलिए सेंटर शायद उसको रिकंसिडर भी कर रहा था कि किसके पास में वो पावर आनी चाहिए। जैसे कि कई स्टेट्स में पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डीजीपी के पास में सिर्फ डीएसपी रैंक तक के होते हैं, कि आप डीएसपी को बदल सकते हैं, उसके बाद सिर्फ होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जिसके पास में चार्ज होता है वो बदल सकता है, एसपी को या एसएसपी को। तो उसी तरीके से लॉ को लाने के भी, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास में चेक्स एंड बैलेंस होने जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी भी है। राजेश गुप्ता जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद तो तमाम स्टेट की गवर्नमेंट्स भी अलर्ट हो गई होंगी, तो आप भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। देखिए, वैसे तो आपने मुझे बहुत वेट कराया। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ इसके लिए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, मैं माफी मांगती हूँ इसके लिए। मैंने रोहन जी को काफी वेट कराया, पहले हाफ में वो बात ही नहीं कर पाए। अभी वक्त नहीं खराब करते सर, प्लीज। नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद मैं आपको सही कह रहा हूँ कि मैं कम से कम डिबेट पे बात हो रही है। मैं देखता हूँ अक्सर डिबेट्स होती है जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, और अगर जो पार्टिसिपेंट्स है वो लड़ना ना चाहे तो एंकर पूरी कोशिश करता है कि लड़ पड़े। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने बड़े अच्छे तरीके से डिबेट को कराया, और जैसे कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा, ठीक है, हम सबके अपने मसले हो सकते हैं, और मेरा अपना पर्सनल मानना है, और बहुत लोगों का मानना है कि बीजेपी इसको थोड़ा ज्यादा मिसयूज कर रही है। ठीक है, मेरा मानना है कि बड़ा दिल दिखाए, केंद्र में उनकी सरकार है, वो इस बात को समझे कि विरोध होना, आपसी मतभेद होना, विचारों में मतभेद होना, ये राजद्रोह नहीं है। वो इस बात को समझे और तरीके से देश के बारे में, पेट्रोल डीजल के रेटों के बारे में बात करें। मुझे लगता है कभी कभी ये सब कुछ कवरिंग फायर है, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं होती, आरबीआई ने किस्तें बढ़ा दी मिडिल क्लास की, उसके ऊपर बात नहीं होती। आज देश का बेरोजगार आदमी को नौकरी नहीं मिल रही, और जिसके पास में काम धंधा है, फैक्ट्री है, वो चला नहीं पा रहा। ठीक है, ये मुद्दे हैं, इस पर भी बात जरूर होती है खबर, कम से कम हमारे प्रोग्राम्स में। लेकिन मैं शॉर्ट में, हम कम से कम मैं शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मेरे को सबके व्यूज लेने हैं, तो मेरा शॉर्ट में ये कि हम कम से कम आम आदमी पार्टी राजद्रोह तो नहीं लगाएगी किसी पे, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब 2 स्टेट्स में पंजाब वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर, और जल्दी से हमारी केंद्र के अंदर सरकार बने, और सरकार बन जाए तो मैं आप काम, वो तो आप लोगों की अपनी मेहनत है, उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं अरविंद जी की तरफ से और एक विधायक होने के नाते आपको वादा करता हूं कि हम किसी भी राजद्रोह का केस नहीं लगाएंगे। हमारी सरकार बन जाए, फिर आप भी दुआ मारे। हरिशंकर जी शॉर्ट में, हरिशंकर जी 10 सेकंड में प्लीज। हरिशंकर जी 10 सेकंड में आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार निष्पक्ष होके सरकार को चलाने के दृष्टिकोण से अगर काम करेगी तो इस कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सरकार के अलावा किसी और विषय पर, किसी और हिडन एजेंडे पर काम करेगी तो लगातार सरकार को ऐसे कानून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र का पालन अगर करना है, लोकतंत्र का अगर पालन करना है तो ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसके ऊपर अपने आप को थोपना है, दूसरे विषयों को थोपना है जो सरकार जिसके ऊपर चल रही है। मोहनलाल जी 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए, फिर मैं संजय जी से एक फाइनल कमेंट लूंगी। मोहनलाल जी। जीना जी, देखिए, धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी लंबी चर्चा करी इस पे, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो साथ साथ राजेश जी को और हरिशंकर जी को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन कम से कम अब किसी के ट्वीट पे किसी को जेल न भेजे। ठीक है, फिर वही पॉलिटिकल बात। संजय जी बहुत शॉर्ट में, मेरे पास बिल्कुल वक्त है। संजय जी, क्या हमारे देश में कानून सफिशिएंट है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है? कम से कम हाँ या ना में? नहीं, कानून ये सफिशिएंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका मिसयूज होता है। चलिए ठीक है, कानून सफिशिएंट है, मिसयूज होता है। दूसरा जो आपने यूएपीए का कहा था,
सर अब उसका भी अभी उस जो पर बिल्कुल मुख्य बात मुद्दा करने है के वो बाद मैं माफी चाहती हूँ, जिससे कम वक्त मिला उनसे भी माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, सरकार अब अपनी तैयारी के साथ जाएगी, जो उन्हें वक्त मिला है उसके बाद वो क्या कहती है कोर्ट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब कम से कम इस पर बहस जरूर शुरू हो गई है।